One thing I would like to tell you कि when we talk about especially this poem, the particular poem which we are going to take, that is what that is Break Break Break, composed by Alfred Lord Tennyson. About Alfred Lord Tennyson, I have told you so many points. सबसे पहला चीज कि Alfred Lord Tennyson he belongs to Victorian age. जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। टेनिसन के अलावा जो और दो पोएट है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो भी विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग के अलावा देयर इज अनदर पोएट जिनका नाम मैथ्यू आर्नोल्ड है, ही आल्सो बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। सो थ्री पोएट्स आर इन योर सिलेबस, दे कम वेयर दे बिलोंग टू विक्टोरियन एज। और वे कौन कौन से हैं? टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू आर्नोल्ड। Now the point is that when we talk about these poets, especially today, in today's for today, we have taken what we have taken, Tennyson's Break Break Break. So already I told you कि Tennyson was the representative poet of Victorian age, and Victorian age it covers the period from 1837 to 1901। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो विक्टोरियन एज है यह कब से कब तक को कवर करता है? 1837 ईस्वी से लेके 1901 ईस्वी तक का जो पीरियड है वह विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। और यह किसके नाम पे रखा गया था? क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1837 एंड डाइड इन 1901। जो क्वीन विक्टोरिया है उसको इंग्लैंड का जो सिंहासन मिला था 1837 में मिला हुआ है, और उनकी जो मौत हुई है वो कब होती है? 1901 ईस्वी में होती है। तो टेकिंग दीज पॉइंट या सीइंग दीज थिंग्स, यू विल कम टू नो कि 1837 1901 ये क्यों इम्पोर्टेंट रहा है। 1837 में क्वीन विक्टोरिया को एक तरह से वो इंग्लैंड की गद्दी पे बैठी। 1901 के इम्पोर्टेंट रहा कि 1901 में क्वीन विक्टोरिया डाइड। तो 37 से 1901 ईस्वी तक का जो पीरियड है वह क्वीन विक्टोरिया के नाम पे रखा गया। दूसरा चीज, यह जो एज रहा है खासकर विक्टोरियन एज, द एज वाज रिमार्केबल फॉर द you can say कि for the emerging of the novel flourished, the novel was written, you can say काफी हद तक अगर कोई राइटिंग हुआ इस एज में तो वह नॉवेल रहा, बिकॉज द नॉवेल वाज वेरी क्लोज टू द रियल लाइफ ऑफ द पीपल। जो नॉवेल था वह लोगों की जिंदगी के बहुत करीब था। नॉवेलिस्ट में बड़े नाम है, टॉमस हार्डी है, जॉर्ज एलियट है, चार्ल्स डिकेंस है, सिल्वर फॉक नावल आया था, रीजनल नावल आया था। और उसके अलावा भी आप देखेंगे कि रियलिस्टिक नॉवेल भी हमें देखने को मिलता है। तो सो मेनी ब्यूटीफुल नॉवेल्स वी फाइंड इन दिस एज। इवन वी कैन से कि विक्टोरियन एज वाज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवेल का जो गोल्डन एज रहा है वह विक्टोरियन एज रहा है। काफी हद तक पोइट्री उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट सिचुएशन में या लीडिंग कंडीशन में नहीं था जितना नावल लिखा गया नावल के बाद में। दो वी फाइंड प्रोज आल्सो, वी फाइंड पोइट्री, वी फाइंड क्रिटिसिज्म, लेकिन ये जो एज था, द एज वाज द एज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ ड्रामा। ड्रामा का यहाँ पे डाउनफॉल हुआ। तो आपको कुछ बातें पता होना चाहिए कि नावल का डेवलपमेंट होता है, ड्रामा का डाउनफॉल होता है, पोइट्री जो है एक ठीक ठाक कंडीशन में है, ना तो बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी कंडीशन में थी। और जो एज रहा है यह एज जो है क्या था? इट वाज एन एज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। एक तरफ लोग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ साइंस को। तो जो ये दोनों आइडियोलॉजी है रिलीजन को लेके साइंस को लेकर के, विच इज मच बेटर, और लोगों में एक इल्यूजन एक तरह से था कि विच दे हैव व्हाट दे हैव टू फॉलो, वेयर दे हैव टू गो। तो ये जो सिचुएशन रही है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट नजर आता। वो सब भी चीजें हमें इस समय के पोएम्स में देखने को मिलती। इसके अलावा यू विल कम टू नो कि जो पोएट है उसमें उन्होंने ये देखा कि यह जो एज रहा क्लास स्ट्रगल का एज था। मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स का थियरी, वो जो उनका वर्क है दास कैपिटल, और मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी थी जो उन्होंने उनके साथ लिख करके एक पैम्फलेट जो उनका आया हुआ था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, वो सब चीजें आती है। प्री रेफेलिट मूवमेंट इसी एज में आता है, ऑक्सफोर्ड या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट आता है। तो वी फाइंड, लेकिन ये जो चीजें रही है यह इंडिकेट करता है कि वक्त बदल रहा था, थिंग्स वर चेंजिंग डे बाई डे। The people of romantic age, they were living in open field, they were beholding the open sky, but this age was the age of the industry, was the age of the mechanization and urbanization। जो
रोमांटिक एज के लोग जो फ्री एटमॉस्फेयर में रह रहे थे, दे वर beholding the natural beauty, they were talking about nature, external beauty of nature, internal beauty of nature. They were just seeing the blowing of the air, rising of the sun, gurgling sound of the river, chirping of the bird. All these things we find. You will come to know that in this age, here you don't see these things. Instead of the open field, here you find sheep, here you find industry, here you find mass migration of the people. The people were ultimately they felt alienation, a loneliness, and something doubt, dispute, and distraction in the words of whom, in the words of Matthew Arnold. तो ये जो एज रहा है उस तरह का एज नहीं था कि जो रोमांटिक एज था, जहाँ पे ओपन फील्ड है, ओपन स्काई है, जहाँ पे लोग जो है क्या कर रहे हैं की चीजों को बिहोल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को खूबसूरती नजर आई, नो नॉट एट ऑल, बट हियर वी फाइंड व्हाट, हियर वी फाइंड कि people ultimately they believe in what the people they find that कि mass migration of the people था, और इसके अलावा you will come to know कि सिटी कल्चर और टाउन एरिया का मिक्सअप हो रहा था, लोग गांव से शहरों की ओर, छोटे कस्बों से बड़े शहरों की ओर जा रहे थे, इंडस्ट्री लग रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, मेकेनाइजेशन था। तो ऐसे ही जो है लाइफ में भी चेंजेस देखने को मिलता है, वी फाइंड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द लाइफ ऑफ दैट टाइम। तो रिमेम्बर दैट कि पीपल में एक तरह का जो है क्या है कि डाउट था, डिस्प्यूट था, डिस्ट्रैक्शन था, लोनलीनेस था, एलियनेशन था, द पीपल बिकेम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, दे वर नॉट गिविंग वैल्यू टू ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी, जनरसिटी, ऑल दीज थिंग्स, एंड देयर वाज आल्सो द क्लास स्ट्रगल, द रिच एंड द पुअर के बीच का खाई काफी बढ़ गई थी। इन सारी चीजों को जो भी पोएट्स है, खासकर मैथ्यू अर्नल्ड ने, ही हैज डिपिक्टेड दिस सिचुएशन वेरी ब्यूटीफुल इन हिज पोएम डोव बीच। व्हेन आई विल टेक the last poem which I will explain it. And here in this poem, especially Break, 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 you will come to know ki Break, 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 a poem, a very beautiful poem composed by whom? Composed by Tennyson. He was a representative poet of Victorian age. A representative poet is a poet, yeah, is one who ultimately talks about all the aspects of life, who represents, yeah, who becomes the voice of that age, whether he see any beautiful things or any ugly aspect, any good or bad aspect. He becomes neutral and tell each and everything. He invokes the people for the betterment of the society, टू डू समथिंग गुड, उसके लिए वो चीज करते थे। और उन्होंने खुद ये देखा था कि यह जो एज है साइंस और टेक्नोलॉजी का एज है, साइंस और रिलीजन में एक लड़ाई झगड़ा, तो उन्होंने भी एक ऐसे पॉइंट है जिन्होंने कंप्रोमाइज किया बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। उन्होंने कहा साइंस भी जरूरी है, रिलीजन भी जरूरी है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज जरूरी नहीं, इसका ज्यादा वैल्यू है। इस तरह से उन्होंने एक बैलेंस किया। अब now the question is that कि when you see this poet, especially when you go, you will come to know कि this particular poet जो आपका टेनिशन रहे हैं, he has written so many beautiful lyrics, so many beautiful poems, just as Tears, Idle Tears, क्रॉसिंग द बार भी उनकी एक पोयम रही है। इसके अलावा उनकी एक और पोयम थी जिसका नाम है द प्रिंसेस, यूलिसीज, और जो ब्रेक 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 आपके यहाँ सिलेबस में है। some other poems he has also written, मतलब you will come to know कि कोई aspect नहीं जो उन्होंने टच ना किया हो। He talks about higher education for women in the princess, and uh, so many things you will come to know, or some beautiful lyrics he composed. So what I want to tell you, what I want to say, when we talk about especially that age, when we talk about that era, you will come to know कि really what a great personality he was, और कैसे उन्होंने बैलेंस किया। He became the wise, he became the laureate poet, and he got laureateship after the death of William Wordsworth. एक क्वेश्चन इस जरूर पूछा जा सकता है कि टेनिसन को laureateship कब मिला है? 1850 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की मौत के बाद। Wordsworth died in 1850 and after his death he got laureateship। तो laureateship मैंने आपको पहले बताया था कि जो राज दरबारी कवि थे, और जो laureateship रहा है, ये चीज आप देखेंगे कि दिस पार्टिकुलर laureateship यू विल आल्सो फाइंड कि द फर्स्ट laureate पोएट वाज बेन जॉनसन। जो पहले laureate पोएट थे वो बेन जॉनसन थे, और
उसके बाद लाउरियरशिप का शुरू होता है। फर्स्ट ऑफिशियल लाउरियर बट वाज जॉन ड्राइडेन, एंड इवन रॉबर्ट सदे ने उस चीज को एंजॉय किया। उसके बाद वर्ड्सवर्थ आए, वर्ड्सवर्थ के बाद टेनिसन आए, सो मेनी यू विल फाइंड अ सीरीज पूरा का पूरा उसका रहा। So what I want to discuss, what I want to tell you, when we talk about that particular age in which Tennyson was born, then remember that you have also to go when was he born, when did he die, who were the contemporary. तो पोयम को कवर करने से पहले मैंने थोड़ा सा टेंशन के बारे में बताया, उस एज के बारे में बताया कि दैट एज वाज द एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शन, दैट एज वाज द एज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, दैट एज वाज द एज ऑफ conflict between the rich and the poor, capitalism and materialism. That age was the age of imperialism. That age was the age of the mass migration of the people. जो विक्टोरियन एज था मैंने बताया, it was the age of the industry, it was the age of what? It was the age of the machines. And you will come to know कि most people from village to city area, they left the village area and settled down, where finally they settled down in city area. तो नया कल्चर, हाइब्रिड कल्चर, गांव और शहरों का मिला हुआ कल्चर नजर आता है। और एक चीज, आपसी रिश्तों में यहाँ बड़ी कड़वाहट आई थी। People started to live alone. They became what they ultimately what they उन अकेले रहने लगे, उनमें लोनलीनेस था, एलियनेशन था, डाउट, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शन, so many issues, so many problems, so many challenges you will come to know they were facing, they were getting. So, what I want to say, what I want to tell you, when we talk about especially these writers, when we talk about टेंशन या उनके अपने जमाने का, उनके अपने समय का, तो सिचुएशन आपको समझ, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या उन्होंने किया। तो उनके अपने समय के जो और पोएट्स थे, उसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग है जो आपकी मिस्टिक पोएट है, मैथ्यू अर्नाल्ड है जो पिसिमिस्टिक पोएट है, जिसको कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो एक और चीज रहा है, मैंने बताया था नॉवेल, यह जो पलक प्लीज म्यूट, जो नॉवेल था वो इस समय बहुत ज्यादा लिखा गया, और यह एक तरह से कहा जा सकता है कि गोल्डन एज ऑफ द नॉवेल, नॉट गोल्डन एज ऑफ पोई। पलक प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जितने लोग हैं सबको म्यूट करें। पलक, आर यू गेटिंग माई वॉइस? पलक, so I was telling you कि how you can understand the situation, how you can understand the condition, because a poet is the born of a particular age, the age in which he lived, the age which he enjoyed, the age uh, which he had seen. So that particular poet influences that age, the age influences the poet, poet influences society, and society influences the poet. So एक जो पोएट है वह भी तो एक आदमी है ना। अब अगर जैसे कोविड 19 पैंडेमिक है, तो कोविड 19 पैंडेमिक में सो मेनी पीपल आर राइटिंग, और 2 साल 4 साल बाद जो है इससे जुड़ा हुआ लिटरेचर आएगा। जब इससे जुड़ा हुआ लिटरेचर आएगा तो वो लिटरेचर हम लोगों के बीच में होगा, वी विल बी एबल टू नो। और हो सकता है वो सिलेबस में आए, पढ़ना पड़े कि हाउ द लाइफ वाज। some people have written poems, some people have written dramas, some people have written short stories and so many things. Someone has written diary कि क्या क्या उनके साथ बीता, क्या हुआ। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें कवर करना है या जानना चाहिए किसी भी राइटर को। जब आप किसी भी राइटर को, ये सबके साथ प्रॉब्लम है, तस्वीर तुम्हारी साइड में नेटवर्किंग इशू है, networking issue. So what I'm telling you, when you go, especially when you cover any literary piece, any poem, any drama or any novel, we should be ready for what? We should be ready ultimately to do some good thing। कि हमें ये जानना चाहिए कि वो जो पोएट है तो क्या है, वो केवल पोएट है या पोएट के साथ साथ नॉवलिस्ट भी है, ड्रामेटिस्ट भी है। अगर वो पोएट है, ड्रामेटिस्ट है, नॉवलिस्ट है, तो कौन सी पोयम लिखा, कौन से नॉवेल लिखा, कौन से ड्रामाज लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि जो केवल सिलेबस में वही पढ़ना, नो। हमें उसकी एज के बारे में जानना है, हमें उसकी लाइफ के बारे में जानना है, किस सिचुएशन में इस पोएम को कंपोज किया गया, उसकी बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। मीन्स बायोग्राफिकल स्टडी, उसका जो सोशल कंडीशन था, अंडर व्हाट सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस ही वाज ब्रॉट अप, ही ग्रीव अप,
और उसके अलावा जो है विच थिंग इन्फ्लुएंस्ड हिम, ज्यादातर उसको प्रभावित किया हुआ, वी ऑल हैव टू नो दीज थिंग्स। तो जब हम उसके एज को पढ़ेंगे, उनकी लाइफ को पढ़ेंगे, तो हमें नजर आएगा कि उनके वर्क में इसका रिफ्लेक्शन है। द पर्टिकुलर पोएम विच यू हैव टेकन, उसका रिफ्लेक्शन उनकी लाइफ को में देखने को मिलता है, उनकी लाइफ का रिफ्लेक्शन पोएम में दे रहेगा। उन्होंने जिसके बारे में बताया है वह भी उनके बहुत करीबी रहे होंगे, आज दिस थिंग। तो मैंने बताया कि उनके समय के जो पोएट है कई है, जैसे पोएट में मैंने एक नाम लिया मैथ्यू आर्नोल्ड का, वो किसी मिस्टिक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग आपकी मिस्टिक है, और आपके हार्डी जो है मेलियोरिस्टिक है। उसके अलावा एक ग्रुप ऑफ पोइट्री आई थी जिसको कहा जाता है कि आपका प्री रेफेलिट मूवमेंट ऑफ पोइट्री, जिसमें डीजी रॉसिटी है, क्रिस्टीना रॉसिटी है, एसी स्विनबर्न है। उन लोगों ने जो है वर्ड्सवर्थियन पैटर्न पे पोएम को कंपोज किया या उसको लिखा, उनके बारे में हमें जानना, मतलब not in this class but in near future you will when you will attend when you will be the part of BA second year या after third year when you will study in MA or something, then you will come to know कि कितना जरूरी हो जाता है ये सब चीजें जानना। फिर उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि उस समय के जो नावलिस्ट थे उसमें जॉर्ज इलियट रही है, उस समय के नावलिस्ट में देयर इज वाज चार्ल्स डिकेंस रहे हैं, और एक हार्डी रीजनल नॉवेलिस्ट रहे हैं, सिल्वर फॉक्स नॉवेल आया हुआ है, हिस्टोरिकल नॉवेल आया था वॉल्टर स्कॉट वगैरह का। दिस थिंग्स वी हैव टू रिमेम्बर। अब नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट टेनिशन, मैंने बता दिया लाउरियट पोएट थे, रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे, कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ही कंपोज्ड लिरिक एट द एज ऑफ 81। 81 साल की उम्र में भी उन्होंने लिरिक को लिखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि बहुत ही कूल पोएट थे, काइंड हार्टेड जिनरस पोएट थे, वॉच्ड ईच एंड एवरीथिंग, इन्वोक द विक्टोरियन पीपल, डू दिस डू दैट, एंड सपोर्टेड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन। अपने जबकि उनके जमाने में वीमेन को उतना ज्यादा हायर एजुकेशन की सुविधा नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसके फेवर में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि नहीं, गर्ल्स वीमेन शुड गेट हायर एजुकेशन, स्पेशली इन हिज पोएम द प्रिंसेस। तो उनका जो भी पोएम है वो जिंदगी का एक आईना है, उससे हमें कुछ नसीहत मिलती है, कुछ सबक मिलता है, हमें कुछ सीखना चाहिए। क्या बताना चाहते हैं, यूलिसिस जो उनकी पोएम है उसमें एक साइंटिफिक स्पिरिट है। तो वो साइंटिफिक स्पिरिट क्या है, वो साइंटिफिक स्पिरिट ये है कि हमें लास्ट जीवन के अंतिम क्षण तक, लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ भी करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं कि वी शुड थिंक दैट वी बिकेम ओल्ड और ऐसा है वैसा है, नो नॉट एट ऑल। डू समथिंग, कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए। तो when you take these points, when you try to understand these things, then we come to know, yeah, really there are so many things, so many important elements यहाँ पे जिससे हम कर सकते हैं। Now, I want to tell you one more important point. When we talk about his poem, especially Break, 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 you will come to know that Break, Break, Break is an elegy composed on the death of his bosom friend आर्थर हेनरी हैलम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो एलिजी है किसकी मौत पर लिखा गया। तो अब ऐसा नहीं कि हमें इसी एलिजी के बारे में जानना, हमें ये भी जानना है कि व्हाट इज एलिजी। एलिजी इज अ लैमेंटिंग सॉन्ग कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग। एलिजी का टाइप पेस्टोरल एलिजी है, डर्च है, मोनोडी है, टोनोडी है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, आई टोल्ड यू। इसके अलावा जो है मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एलिजी है उसमें जो है एस्टॉपेल नाम की एलजी एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। एडोनाइस नाम की एलजी पीवी शेली ने लिखा था। लिसिडास नाम की एलजी जो है जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखा हुआ है। और वो कैप्टन माई कैप्टन जो एलजी है उसको जो है वाल्ट विटमैन ने अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखा हुआ है। सो मेनी एलजी रिटिनिना कल्टी चर्चा टॉमस ग्रे ने लिखा है। उसी पैटर्न पे यह भी एक एलजी है। तो इसमें भी एलजी का जब डिफिनेशन यही होता है कि इट्स अ लैमेंटिंग सॉन्ग कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन, तो श्योरली और सर्टेनली कि यह चीज जो है वहां पे होगा। एंड यू विल कम टू नो कि इन दिस पोएम व्हाट डज ही टॉक, स्पेशली ब्रेक 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 में, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इन दिस पोएम दैट इट इज डिवाइडेड, you will come to know कि कितने स्टैंजाज में, फोर स्टैंजाज में, फोर फोर लाइन का मोस्ट प्रोबेबली 16 लाइन। यू विल कम टू नो कि व्हाट डज ही हैज एक्सप्लेन ब्यूटीफुली कि पोएट के का जो दोस्त है व्हेन ही लेफ्ट दैट वर्ल्ड इन द प्राइम एज ऑफ हिज लाइफ, तो पोएट बिकेम व्हाट, पोएट बिकेम बहुत ज्यादा दुखी उनको होता है। और एक जो एक ग्रीफ सिचुएशन है, जिसको ग्रीफ वर्ड यूज किया जाए, एग्नी है, पेन है, उसको उन्होंने क्या किया हुआ, उसको उन्होंने दिखाया हुआ है। What I want to say, what I want to tell you.
especially when you go with this writer, when you find about this writer, you will come to know, yeah, एक ऐसा पोएट, एक ऐसा राइटर जिसने क्या किया हुआ, बहुत कुछ बातें किया, जिसने बहुत कुछ बताया हुआ है. तो we have to be ready. We should do something for the betterment of the means. We should try to understand what the poet wants to say. It's a lamenting song, and after the death of his bosom friend Arthur Henry Hallam, the poet is standing when the poet is standing near seashore. वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है. You find कि what the beautiful images he has captured. जो समुद्र की लहरें हैं वो कैसे उठ करके आ रही है, और वहां पे रॉकी बाउंड्रीज है. रॉकी बाउंड्रीज का मतलब है कि पत्थर की दीवारें. सर्टेन अगर समुद्र है तो या तो सिल्ट होगा या पत्थर की दीवारें होंगी, तो कैसे समुद्र की लहरें आके टकरा रही है. वहीं बगल में जहाँ पे रॉकी बाउंड्रीज है, जहाँ पे समुद्र की लहरें टकरा रही, वहीं बगल में ही उसके दोस्त का कब्रिस्तान है. तो वह रोता है उन सब चीजों को देख करके, और उसको लगता है कि मेरे साथ जो है समुद्र की लहरें भी रो रही है. क्योंकि पोएट जो होता था अपने दुख को हमेशा नेचुरल ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रेजेंट करता था, या नेचर में देखने की कोशिश करता है. तो हियर द पोएट सीज व्हाट, हियर द पोएट सीज हिज सॉरोज. Here the poet sees the gloomy situation, the doubtful situation after passing his own friend, and just shares his own grief, his agony with natural object. And you will come to know कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, वहाँ पे सी है, एंड सी हैज बीन पर्सनिफाइड. सी को उसने पर्सन, तो ये एक पर्सनिफिकेशन अलंकार, वो कहता है ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड वे स्नो सो सी, एंड आई वुड नॉट अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी. तो वो उसको लैमेंटिंग कंडीशन में कहता है कि व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस, आई एम नॉट इन पोजीशन. क्योंकि ड्यू टू डीप sorrow, ड्यू टू डीप ग्रीफ, एग्नी एंड पेन, दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस दीज थिंग. वो उसको अनेबल है उस चीज को एक्सप्रेस करने में. So we find that we ultimately think that we find that these are the important points, these are the important things which we see, which we find, and just to come to know कि ये चीज कितना important रहा है. Is someone who left in this world. Even during COVID-19 pandemic, we know how the situation is brutal, how the situation is chaotic. The people are leaving their own means you can say कि relatives. Even you someone's father has left, someone's mother has left this world. So you can just understand कि कितना पीड़ा दुख उनके परिवार में इन सब चीजों के साथ रहा होगा. तो ये जो चीजें है ना, उस दुख को, उस पीड़ा को, उस दर्द को, एग्नी को, स्टेन को, पेन को किसी न किसी सब्जेक्ट में जरूर जगह दीजिए. वो क्या है, आपका ह्यूमैनिटीज एंड लिटरेचर ऑफ आर्ट. तो जो पहला स्टैंजा है, पहला स्टैंजा में पोएट इस चीज को दिखाने की कोशिश किया हुआ है कि ही इज स्टैंडिंग नियर सी शो. And when he is standing near seashore, what happens that the waves of the sea dash against the stony walls of the church, and the sound come that is break, break, break. And this breaking sound ultimately indicates something bursting, something ki the means the sea is also participating the particular grief, sorrow, stain, pain which poet has. The sea is also lamenting on the sad demise of his friend. एंड द पोएट सेज ही वांट्स टू से समथिंग, लेकिन इतना उसको दुख है कि उसका गला रूंध गया है और वह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. द थॉट्स दैट अराइज इन मी, जो मेरे अंदर विचार आ रहे हैं उसे मैं कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ. And you will come to know कि in the second stanza, the poet has captured some beautiful images. That is the image of the sailor's lad and fisherman's boy. Poet tells about sailor's lad and fisherman's boy. लेकिन जो दूसरा स्टैंजा पहले वाले से बिल्कुल अलग है. कैसे अलग है? दूसरे स्टैंजा में पोएट ये बताता है कि यहाँ पे लाइफ कैसी है, जॉयफुल कंडीशन में है. लाइफ कैसी है, मीन सेलर्स लैड एंड फिशरमैन दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे आर इन हैप्पी कंडीशन. क्यों? क्योंकि अभी वे बच्चे हैं, उनकी लाइफ में शायद ये चीज नहीं घटित होगा जो पोएट की लाइफ में हुआ है कि someone who was very near and dear that left the poet doesn't find ये सब चीजें. तो वो उस कंडीशन को देखता है, उस कंडीशन को बताता है. all these things we see, all these things we find. तो जो सेकेंड स्टेंजा है वहां पे कौन सी इमेज है? हियर इज द इमेज ऑफ द फिशरमैन्स वाइफ, सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द वे. सो यू विल कम टू नो कि पोएट वांट्स टू टेल टू ऑल ऑफ अस कि लाइफ का एक दूसरा हिस्सा है वह जॉयफुल. अगर एक जगह जहाँ पे मातम मनाया जा रहा है, जहाँ पोएट रो रहा है, वहीं समुद्र के एक दूसरे हिस्से पर सेलर्स लैड और फिशरमैन हुआ है, वे खुश है, वे अपने जीवन में मस्त है, वे खेल रहे हैं. तो यह लाइफ का दूसरा हिस्सा है कि
जो ये दुनिया है इतना कलरफुल है कि एक जगह दुख है तो दूसरी जगह वहीं पे लोग खुशियां भी मनाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अगर आप देखेंगे दिन द पोएट गेट्स द वर्ड द इमेज ऑफ द स्टेटली शिप, तो कहता है द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, यू विल कम टू नो, ये जो इमेज है यह जो है कैसी इमेज है, इट्स द इमेज ऑफ द शिप, और शिप जो है नॉन लिविंग थिंग है। तो पोएट ये कहता है कि लिविंग थिंग भी डायनेमिक कंडीशन में वे अपना जीवन जी रहे हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो एक रॉयल शिप है, वह अपनी गंतव्य पे जा रही है, फिर वापस आ रही है। तो पोयस शायद यह इंडिकेट करना चाहता है कि जिंदगी का कारवां रुकेगा नहीं। अनडाउटली दुख है, रिश्तेदार नातेदार जो भी उसके थे, उसका क्लोज फ्रेंड, ही लेफ्ट द वर्ल्ड, इसका मतलब ये नहीं कि द पोएट विल बिकम नम, ही विल नॉट डू एनीथिंग, या ही विल कमिट सुसाइड, नो नॉट एट ऑल। उसे जीवन जीना, उसे कुछ करना है, उसे आगे, तो वो सब जीवन जीने का करने के लिए परहैप्स उसने इन सारी इमेज को लिया हुआ है, स्टेटली शिप्स को, फिशरमैन बॉय को, सेलर्स लैड को, ही हैज टेकन दीज थिंग। लेकिन लास्ट का जो स्टैंजा है वो बहुत अपीलिंग है, कि पोएट अपने माइंड को बहुत इधर उधर डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन उसका माइंड फिर उसी जगह पहुंच जाता है। और वह कौन सी जगह होती है? वह ये जगह है कि पोएट अल्टीमेटली कहता है कि जो चीज मैं जी रहा था, जहां पे मैं अपनी लाइफ को पहुंचाना चाहता था, फिर मतलब अपने अपने दिमाग से उस दुख को हटाना चाहता है, लेकिन फिर वो वहीं पे पहुंच जाता है। और वो कहता है कि जो है, जिन हाथों को पकड़ के मैंने कभी जिंदगी गुजारा था, अब वे हाथ जो है मुझे नसीब नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब उसका दोस्त जो है जा चुका है, दैट इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और वो कहता है ही विल नॉट कम बैक टू मी। तो ही का मतलब कि पोयर का दोस्त भी वापस नहीं आएगा, एंड द गोल्डन डेज विच ही स्पेंड इन द कंपनी ऑफ दैट, इन द कंपनी ऑफ हिज बोसम फ्रेंड, लवली फ्रेंड, दैट विल नॉट कम बैक, वह वापस नहीं आएगा। सो दीज आर द poems, means beautiful poems. This is the beautiful poem composed by that man, and you will come to know how beautifully he has described, he has told to all of us. So I think कि now you are in position to understand। अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो आपको समझना है, लेकिन आपको करना क्या है, आज दोबारा एलजी पढ़ लेना है, जो पोयम मैंने आपको पढ़ाया है उसकी पूरी समरी पढ़ लेना है, वो चार स्टैंजा में जो भी है उसको लेकर के, कि इसमें सी का पर्सनिफिकेशन है, इमेज सेलर्स लाइट का है, फिशरमैन बॉय का है, स्टेटली शिप का है। तो जो इमेजेस है उसको आपको देखना है। लास्ट वाला जो होता है कि जहां से पोयम वह शुरू करता है वहीं पे जाके खत्म होती है। पहली स्टैंजा में भी वो अपने दुख का वर्णन करता है कि मेरा जो दोस्त है, ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, और लास्ट में भी पोयम वहीं जाके खत्म होती है, और कहता है कि दैट विल नॉट कम बैक। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, जो चीजें वहां की इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको कवर करना। हैव यू एनी क्वेरी किसी को? जी, शोएब, ठीक, आई थिंक यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास, थैंक्स फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी, टेक रेस्ट एंड डू योर वर्क, stay at home, stay at home and be safe, and wherever it is very necessary, then come out of your home. And one thing I would like to say कि prepare yourself, हो सकता है कि एग्जामिनेशन हो ना भी हो तो अपने ज्ञान के लिए आप चीजों को रिपीट करते रहिए। वी विल मीट टुमारो। ओके,